इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एसबीआई के और जैसेंटा कंपनी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा आदत डालने के भाई एग्जिबिट्स में जाने हैं और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपको वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ जैसे कंपनी शुड अकाउंट फॉर द क्रेडिट payment loans in the financial statements for the year ended 31st December 2006. Your answer should include journal entries। ठीक है, पहले है 8 मार्क्स। ठीक है, जिसमें ये वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि किस तरह जैसे का कंपनी जो है वो क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006 रिकॉर्ड करेगा और इसके अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज होना जरूरी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आ गया हमारे पास जैसे का कंपनी इज द पेरेंट ऑफ कंपनी ऑफ हम लोग। ठीक है भाई, इट्स मेन बिजनेस इज इन द टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, sector but with the continued expansion of products and services, it has also developed a credit risk management business. The financial year ended 31st December Axis, the functional and presentation currency of Jacinta Co. and Group is in the dollar. The following exhibits information is relevant to the question. Loan portfolio can describe the purchase of credit impaired loans by Jacinta Company. Their revenue and inventories can I describe a 2 year service agreement with Sierco and the sale of inventories? अच्छा जी, अभी पॉइंट टू वो हमारे लिए क्या एग्जिबिट वो भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए भी एग्जिबिट वन रेलिवेंट है। ठीक है, तो सीधा सीधा एग्जिबिट वन पे चलते हैं। जैसे ना कंपनी परचेज क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन्स एंड मेजर्स दिस एट एमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है भाई, जैसे ना कंपनी करेक्टली कैलकुलेट द लॉस अलाउंस एज द चेंजेस इन लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट changes in the estimated cash flow on 1st January for remaining term of 4 years. Jaceta company paid 32 million, which is equivalent to the fair value. At 31st January 2000, the remaining contractual cash flows expected to be received on 31st December each year. Expected cash flows है 2006 में 8.8 मिलियन, 2007 में 8.8 मिलियन, 2008 में 8.8 मिलियन, 2009 में 8.8 मिलियन। The credit adjusted effective interest rate on the above cash flow is 3.9% per annum. During the year ended 31st December 2006, 8.8 million was collected at 31st December 2006. The credit worthiness of the loans was as impaired. Jacenta company now expects the following cash flows to be collected: 2007 में 10 million है, 2008 में 10 million है, 2009 में 9 million 10 million। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट हमने ऑलरेडी देख ली है। और अब हम लोग क्या करते हैं जरा, सर, कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को करते हैं। तो इस पार्ट को करते हैं और सही है। क्या नाम है क्वेश्चन का? जैसेंटा। पार्ट ए हमारा फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड है, डायरेक्टली इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है। उसकी हेडिंग हम लोग कह रहे थे पार्ट ए फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें करना क्या,
जाहिर है जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड रेलेवेंट पार्ट का डिस्कशन पहले देंगे। सही है। तो शुरू करता हूँ। IFRS 9 requires recognition of impairment losses. Impairment losses on a forward looking basis means that which means that impairment losses are uh, recognized before the occurrence of any credit event। ठीक है। देखो सबसे पहले जो मैंने बात करी, क्या बात करी, ऑब्वियसली जो IFRS साइन कहते हैं कि भाई IFRS की रिक्वायरमेंट बता दी कि IFRS 9 की रिक्वायरमेंट है कि रिकग्नाइज करने हमें इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। जिसका मतलब ये है कि इम्पेयरमेंट लॉसेस हमने रिकग्नाइज करने उनके होने से पहले, कोई भी क्रेडिट इवेंट का कोई भी लॉस होने से पहले ही हम लोग इम्पेयरमेंट को रिकग्नाइज कर लें। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ये IFRS 9 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यहाँ पे मैं आगे बात करते हैं, अभी इसी से इसी को कंटिन्यू करते हुए। और क्या है भाई, दिस impairment losses are referred to as ECL। ठीक है। IFRS 9 requires that a loan be reported with its risk of expected loss regardless of whether the risk has already materialized or will materialize in the future। क्योंकि जो यहाँ पे आगे मैंने क्या बात करी,
ये ये जो इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। और IFRS 9 की रिक्वायरमेंट है कि जो है वो रिपोर्ट किए जाएंगे विद द रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस, के भाई जो रिस्क एक्सपेक्टेड लॉसेस का, उसके साथ आपने लोन्स को जो है वो रिपोर्ट करना है, रिगार्डलेस कि भाई क्या वो रिस्क अभी मटीरियलाइज हुआ है, यानी कि वो क्वान्टिफाई हुआ है, या रियलाइज हुआ है, या नहीं हुआ, या वो फ्यूचर में उसके चांसेस है। इस चीज को छोड़ते हैं, इतनी बात करी, ये हमारे होगा पहले 2 मार्क्स स्कोर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई, द परचेज क्रेडिट इम्पेयरमेंट financial assets are recorded on initial recognition at the transaction price without presentation of an allowance for expected contractual cash shortfalls. This is because the expected shortfalls are implicit in the purchase price. ठीक है, अब हमने क्या बात करेंगे, जो परचेज क्रेडिट इम्पेयरमेंट फाइनेंशियल एसेट है, उसको आप इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस पे, जिसके अंदर अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश शॉर्टफॉल जो है वो अभी प्रेजेंट नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। उसकी रीजन बता दूं कि ये इसलिए होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो है वो परचेज प्राइस में इम्प्लिसिट होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो अब आगे बात करते थे भाई ऑन इनिशियल रिकग्निशन, the following journal entries. Is required। ठीक है, आपको क्या है भाई, इनिशियली जो जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे बहुत सिंपल है, लोन एसेट डेबिट। हमारा लोन एसेट डेबिट हो जाएगा 32 मिलियन से, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 32 मिलियन। ठीक है, ये बात आप अपने वर्ड प्रोसेसर पे इनकी डबल एंट्री ऐसे भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है।
आगे बात करते हैं एट 31 दिसंबर 2026। जैसेंटा कंपनी would calculate interest income of $1.25 billion by applying effective interest rate, of 3.9%। ठीक है। अच्छा जी। अब इसकी अपने वर्किंग दिखानी है, वर्किंग आप शायद अपनी स्प्रेडशीट पे करोगे। ठीक है। तो ओपनिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो कि हमारा है 3.9%। कैश फ्लो और फाइनली क्लोज अमाउंट हमारा आ जाएगा। ठीक है। 31 दिसंबर 2000 कितना है, 32 बिलियन। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट 3.9% हमारा कितना रहेगा, 1.25%। कैश फ्लो हमारा 8.8। क्लोजिंग हमारा कितना आ गया, 24.4। ठीक है। अब एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। ठीक है। ये आप स्प्रेडशीट पे भी कर सकते हो या फिर आप अपनी वर्किंग का रेफरेंस देते हुए वर्कशीट पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एंट्री मेरी जो रिकॉर्ड होगी अब, जैसेंटा कंपनी मस्ट रिकॉर्ड द फॉलोइंग एंट्री। क्या है भाई, लोन एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा $1.25 बिलियन से। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा 1.25 बिलियन से। कैश डेबिट हो जाएगा 8.8 बिलियन। लोन एसेट क्रेडिट 8.8। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते थोड़ा आगे मजीद। क्या अमाउंट recognized as a loss allowance for these assets is not the total amount तो आगे क्या बात करी थी आपने कि अमाउंट जो कि हमने रिकग्नाइज करा लॉस अलाउंस पे, अ, ये टोटल अमाउंट नहीं है पूरे लाइफ लाइफ टाइम का क्रेडिट लॉस एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लाइफ टाइम का ये टोटल अमाउंट नहीं है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ
लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे? थर्ड, इंस्टेड का इन लाइफ टाइम ECLs, Friends initial recognition of the asset, any favorable changes in lifetime ECL are recognized as an impairment gain. आगे हमने बात करी कि भाई बजाय इसके कि अभी हमने पूरा टोटल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बाद अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करा है, इंस्टेड चेंज आ रहा है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस में इनिशियल लिक्विडेशन से अब तक। तो कोई भी फेवरेबल चेंजेस जो है वो रिकग्नाइज हो रही होंगी इन लाइफ टाइम इंश्योरेंस एज एन इम्पेयरमेंट गेन, एज एन इम्पेयरमेंट गेन, यानी कि आप इसको यूं ले लो कि इम्पेयरमेंट रिवर्स। ठीक है, अब आगे इसको आप क्या बोलोगे कि द रिवर्स रिवाइज expected cash flows using the original effective interest rate and compared to the original expected cash flows as at 31st December 2006। ठीक है, अब क्या भाई रिवाइज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपेयर करेंगे उसको एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के साथ एज ए 31st December 2006। अब ये भी आप किस पे कर रहे होगे कैलकुलेशन की वर्किंग स्प्रेडशीट पे। ठीक है, फर्स्ट दिसंबर 2007 कैश फ्लो 8.8, डिस्काउंट फैक्टर आ गया 3.9, 8.8 मिलियन, 0.962, ये आ जाएगी आपकी 8.15। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 31st December 2000 X9
ये आ जाएगा हमारा 8.8 मिलियन, ये आ जाएगा 0.892, हमारा आ गया 7.85। ठीक है। टोटल हमारा ये खड़ा हो गया 24.47। अच्छा। अब रिवाइज डाटा के ऊपर करते हैं। पहले हमने ओरिजिनल डाटा के ऊपर करा, अब रिवाइज डाटा जो कि हमारा 10 मिलियन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। डेट, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, कितनी आ गई भाई? X7 10 मिलियन है, 3.9%, आ जाएगा 9.60। फिर 31 दिसंबर 2008, 10 मिलियन आ गया, 0.962। अच्छा, 3.9% का 962 ही है। ठीक है भाई। ओ, ऊपर भी मैंने एक ब्लेंडर कर दिया। इंटरेस्ट रेट है ये। ठीक है। थर्ड ईयर का हमारा है 0.892। ठीक है। यहाँ पे 0.962, 10 मिलियन हमारा आ जाएगा कितना? 0.926, और 10 मिलियन 0.892। ठीक है। तो 9.26 और 8.92, ये हमारा था पहले का भाई, प्रीवियसली। अब करंट एस्टिमेट हमारा आ गया इसका कितना? ये आ गया हमारा करंट, करेंसी कितना आ गया टोटल? 27.80। तो फाइनली आगे अब हम लोग क्या बोलेंगे? द फेवरेबल चेंज इन लाइफ टाइम ईसीएल ECL is therefore $3.34 मिलियन। तीसरा भाई, देखो करंट है 27.8 मिलियन, पहले कितना था? 24.7 मिलियन। कितने का चेंज आ गया भाई? जाहिर है 3.34 मिलियन का आ गया। ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा भाई, तो क्या बोलेंगे यार? एक ये बीमारी पता नहीं चलती। खैर, क्या भाई? हाँ, एन इम्पेयरमेंट गेन ऑफ 3.34 मिलियन is recognized in profit or loss at 31 December 2006। ठीक है। तो लॉस अलाउंस डेबिट हो जाएगा। 3.34 मिलियन से P&L क्रेडिट हो जाएगा 3.34 मिलियन। ठीक है। फाइनली आप बोलोगे एट 31 December 2006 the following amounts will be recognized in
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है? पहले पहली चीज रिकॉर्ड हो रही है आपकी लोन कैरिंग अमाउंट। कितना है भाई? 24.45 मिलियन। लॉस अलाउंस विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ थ्री। जी हाँ, पहला पार्ट 8 मार्क्स का कंप्लीट होता है। और आई होप नियर भी कोई इशू वगैरह हो तो एनी टाइम व्हाट्सएप वगैरह पे आप मेरे से। और दैट्स इट अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखें।